नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल रोहित सर बायोलॉजी जौनपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 तारीख से शुरू होने वाली हैं और इ इस परीक्षा की दृष्टिकोण से हम बायोलॉजी के जितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, चाहे वो कक्षा 10 चाहे 12, दोनों का जितना इम्पोर्टेंट है, जो बार-बार परीक्षाएँ में पूछा जाता है, उसे हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के पास पहुँचा रहे हैं। अगर हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी बजा दीजिए, ताकि हम कुछ भी इम्पोर्टेंट वीडियो डालें तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो में अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर ये 73 48 29 75 04 पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके हमें अपनी सूचना दे सकते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा आनुवंशिकता का नियम, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आनुवंशिकता का नियम, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ हेरेडिटी। लॉ ऑफ हेरेडिटी। चलिए, यहाँ से कुछ बहुविकल्पी प्रश्न बहुत अधिक पूछा जाता है। सबसे पहले क्या पूछा जाता है? सबसे पहला पूछा जाता है कि आनुवंशिकता के जनक कौन है। तो नोट कर लीजिए आप लोग, आनुवंशिकता का जनक, आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। मेंडल है। और यही थोड़ा सा प्रश्न में बदलाव कर दिया है, आगे मानव जोड़ दिया है। मानव आनुवंशिकी के जनक, मानव आनुवंशिकी के जनक। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन जी हैं। और ये बहुविकल्पी प्रश्न, मेंडल ने कितने नियमों का प्रतिपादन किया? तो आप कह सकते हैं मेंडल ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया। चलिए, मेंडल के ये जो तीनों नियम हैं, इसे हम एक एक करके आप लोगों को समझाएंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ 2 ही नियम बताएंगे और अगला जो तीसरा वाला नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताएंगे। चलिए, सबसे पहले हम मेंडल जी के तीनों नियम का नाम लिख देते हैं। सबसे पहला इनका नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। और इसका नाम, एक और नाम है एकीकरण का नियम। एकीकरण का नियम। परीक्षाओं में इसका नाम बदल दिया जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। प्रभाविता का नियम या एकीकरण का नियम एक ही नियम है। अभी हम बताएंगे इसका नाम प्रभाविता का नियम क्यों पड़ा और इसका नाम एकीकरण का नाम क्यों पड़ा। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। और सेकंड नियम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। करण का नियम। और इसका नाम एक और है युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की
शुद्धता का नियम, शुद्धता का नियम, या इसे एक और नाम करके पूछा जाता है विसंयोजन का नियम, विसंयोजन का नियम। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसे हम पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम कहते हैं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। तो इसका नाम अलग अलग जरूर हो सकता है, पर इसके जो कार्य हैं, इसके जो क्रिया हैं, वह सब एक ही हो। अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि पृथक्करण का अर्थ क्या होता है और युग्मकों की शुद्धता का नियम इसका नाम क्यों पड़ा, तथा इसे विसंयोजन का नियम क्यों कहा जाता है। चलिए, और लास्ट वाले नियम का नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसका एक और नाम है सम्मिश्रण का नियम, सम्मिश्रण का नियम। इसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, अर्थात ये स्वतंत्रता दिवस और स्वतंत्र में कुछ मिल रहा है, अर्थात ये इससे मिलता जुलता नियम है। बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों को उत्पन्न होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉल करके या फिर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर ये हमें नहीं समझ में आया, तो हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को वह चीज़ समझा दें। चलिए, अब आगे की टॉपिक, पहला नियम प्रभाविता का नियम। पहला प्रभाविता का नियम। देखिए, मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है और पृथक्करण का नियम, ये दोनों जो नियम है वह एक संकर संकरण पर आधारित है और यह जो है वह द्विसंकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण क्या होता है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले जो युग्मक होते हैं, नर तथा मादा जो युग्मक होते हैं, जब आपस में संलयन करते हैं तो वह क्रिया एक संकर संकरण कहलाती है। लेकिन जब दो जोड़ी हो जाती है तो उसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। चलिए, प्रभाविता का नियम सबसे आसान भाषा में आप लोगों को बताना चाहते हैं। इसका नियम क्या है कि मेंडल ने इसमें एक जोड़ी लक्षण वाले पौधे को लिए थे। देखिए, एक जोड़ी है ये कैपिटल टी अर्थात लंबा, पौधे की जो लंबाई की बात की जाती है, ये लंबा है और ये बौना है। ये शुद्ध लंबा है और ये शुद्ध बौना। शुद्ध क्यों? क्योंकि यह एक ही प्रकार की दोनों लंबी हैं। अगर इसमें एक स्मॉल टी हो जाता तो यह क्या हो जाता, अशुद्ध हो जाता, लेकिन ये लंबा होता, ठीक, क्योंकि लंबे पौधे प्रभावी होते हैं और बौने पौधे अप्रभावी होते हैं। चलिए, इसका नियम क्या होगा कि एक जोड़ी, देखिए एक जोड़ी है विपरीत लक्षण वाले, विपरीत लक्षण वाले, देखिए यह लंबा है, यह बौना है, एक दूसरे के विपरीत है। एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा युग्मकों के बीच संकरण कराने पर यफोन पीढ़ी में
यौवन पीढ़ी में सभी अशुद्ध लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं। इसमें जिनका लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी तथा जिनका लक्षण दिखाई नहीं देता उसे अप्रभावी कहते हैं। चलिए इसे हम समझते हैं कैसे संकरण कराते हैं। देखिए, जब मेंडल जी ने शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया तो शुद्ध लंबे को कैपिटल टी, शुद्ध बौने को स्मॉल टी के बीच संकरण कराया तो देखिए, इसका पहला इसके पहले के साथ देखिए कैपिटल ए स्मॉल ये हो गया। फिर इसका लीजिए, इसके दूसरे बार लीजिए, ये कैपिटल ए स्मॉल, फिर इसका दूसरा, इसका पहला कैपिटल स्मॉल, फिर इसके बीच करा दिए कैपिटल स्मॉल। तो ये कौन सा पीढ़ी हुआ? F1। देखिए, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा युग्मकों को क्या करते हैं? संकरण कराते हैं। तो कौन सी पीढ़ी उत्पन्न हुई? F1 पीढ़ी में इनके जो सभी युग्मक हो गए वह अशुद्ध लंबे हैं। कैसे हैं? सभी 1 2 3 4 जो 4 बने हैं वो कैसे हैं? अशुद्ध लंबे हैं। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि ये कैपिटल है, स्मॉल है। अब ये दोनों मिल चुका है इसलिए अशुद्ध हो गया। यही अगर कैपिटल होता ये शुद्ध हो जाता, और कहीं स्मॉल होता तो शुद्ध हो जाता। स्मॉल होता तो बौना होता, कैपिटल होता तो लंबा होता। तो इसमें से जिनका लक्षण दिखाई देता है, मतलब ये दिखाई देते हैं कि ये दिखाई देते हैं, तो लंबे पौधे हमेशा इनके लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। तो इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। बात समझ में आई होगी। फिर से बात समझा दे रहे हैं कि एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा युग्मकों के बीच संकरण कराने पर यौवन पीढ़ी में सभी अशुद्ध लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं। इसमें जिनका लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी तथा जिनका लक्षण नहीं दिखाई देता उसे अप्रभावी कहते हैं। और यहाँ हम कह सकते हैं इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो अभी बताए थे कि इसका नाम एकीकरण क्यों पड़ा। देखिए, एकी का अर्थ होता है एक और करण का अर्थ होता है करना। एकी का अर्थ होता है एक और करण का अर्थ होता है करना, मतलब एक एक कर देना। देखिए यहाँ पे एक एक कर दिए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? एकीकरण का नियम। बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं हम दूसर के नियम की तरह। मेंडल का दूसर